हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम। आपका स्वागत है। चलिए आज हम सिंधु सभ्यता का दूसरा सेशन लेकर आ रहे हैं। पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम आज पढ़ेंगे और अगले क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लासों में हमने देखा कि किस तरह सिंधु सभ्यता व्यवस्थित हुई और किस तरह से प्रचलित थी, कैसे नगर योजना थी, नामकरण कैसे पड़ा, कहाँ से कहाँ तक कैसे विस्तार रहा और इसका नगर योजना कैसा था, नगरीय सभ्यता थी तो कैसी थी, और कुछ कुछ ऐसी जगहों का जैसे बंदरगाह हो या पुरातात्विक जैसे खोज हुए, वहाँ तक जो खोज हुए वह वो भी हम जगह को हमने देखा। जैसे राखी गढ़ी है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, इससे कई तरह के कोई चीज़ मिला हुआ है। ठीक है, चलिए वैसे ही मोहनजोदड़ो बनावली जैसे हम देखा था। चलिए आज नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। ठीक है, कुछ जगहों से प्राप्त जैसे बनावली होगा, मोहनजोदड़ो का, चिनोत्रो से क्या क्या प्राप्त हुए थे उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में प्राप्त अवशेष और वस्तुएं। अवशेष क्या मिले और वस्तु क्या क्या मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है हड़प्पा। देखिए हड़प्पा में क्या कब्रिस्तान 837 ये भी मिले हुए हैं, हड़प्पा में ही मिला हुआ है। ठीक है, और सावधान पेटिका भी मिली हुई है, शंख का बना बैल भी मिला हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसका मतलब उर्वरता की देवी भी मिला हुआ है, गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य भी मिला हुआ है, अन्नागार वास्तविक एवं चक्र के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, सीपी का पैमाना इत्यादि मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, जिनमें से बृहद स्नानागार मिले हुए हैं। ठीक है, और माता देवी की मूर्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पर माता देवी की मूर्ति भी मिला हुआ है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति भी मिला हुआ है। ठीक है, राजमुद्रक मिला है, मुद्रक का अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिली हुई है, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड भी मिला हुआ है, गीली मिट्टी के दिए से साक्ष्य मिले हैं, गीली मिट्टी जो है उनका दिया बनाया हुआ है वो भी साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हुए हैं, सीपी की बनी हुई पटरी भी मिली हुई है। देखिए आगे कुम्भकरों के 6 भट्टों के अवशेष भी मिले हैं तथा मिट्टी का तराजू भी मिला हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है, जो अनुपात पिछले सेशन में बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिनोत्रो से देखिए क्या क्या मिला हुआ है। चिनोत्रो ज़्यादा नहीं मिला हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट्स है, कई बार एग्जाम में पूछे होते हैं। अलंकृत हाथी भी मिला हुआ है और वक्रकार ईंटें भी मिली हुई है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बताया। ठीक है, कंघा भी मिला हुआ है, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली हुई है, अलंकृत हाथी मिली हुई है, मनकी भी मिली हुई है, पिछले सेशन में चिनोत्रो में हमने देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा में क्या क्या मिला है। देखिए कालीबंगा में जो है, देखिएगा एक सेकेंड, देखिए कालीबंगा में जो है साक्ष्य मिले हैं आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, कांच की मिट्टी की चुड़िया की साक्ष्य मिले हुए हैं, सिलबट्टा की जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, सूती कपड़े की साक्ष्य मिले हुए हैं, मणिके एवं मिट्टी के मनक्के भी मिले हुए हैं। ठीक है, बेलनाकार मोहरे मिले हुए हैं, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लोथल से देखते हैं क्या क्या मिला है। देखिए लोथल से बंदरगाह, जैसे लोथल प्रमुख बंदरगाह था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था लोथल, जो गुजरात में है अभी। देखिए धान यानी कि चावल और बजरे का साक्ष्य मिला हुआ है, फारस की मुहर मिली है, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनक्का, उद्योग के साक्ष्य, तांबे की कुत्ता और छोटे दिशा मापन यंत्र इत्यादि साक्ष्य मिले हुए हैं। ये सारे जो हैं लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकोटदा से क्या क्या मिला हुआ है। देखिए सूर्यकोटदा से जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, देखिएगा इसमें घोड़े की अस्थियाँ का जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि घोड़े की जो है अस्थियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो सूर्यकोटदा से मिला हुआ है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बनावली से क्या क्या मिला हुआ है। बनावली पिछले सेशन में हमने पढ़ा था क्या क्या मिला हुआ है। देखिए हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं हल की आकृति में, और जौ भी मिले हैं, तांबे की ब्रह्मांगन आदि मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब मिले हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये सब जो थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिनोत्रो, कालीबंगा, लोथल, सूर्यकोटदा, बनावली से क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, जब खुदाई हुई थी तो क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं उस पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में हम देखते हैं। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिनोत्रो ये कहाँ बसे हुए थे, कौन कौन नदी के किनारे बसे हुए थे और इनकी खोज कब हुई। ये जरूरी नहीं है कि वर्तमान स्थिति कब है, ये बहुत ही कम ना के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे हैं और जो है खोजकर्ता कौन है। ठीक है, देखिए पहला जो है हड़प्पा। ठीक है, देखिए हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा में ये है रावी नदी के तट पे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। ठीक है,
इसका जो उत्खनन करता था, खोज करता था, वो दयाराम साहनी जो खोज किए थे 1926 से लेकर 27 में, और 33 से लेकर 34 तक माधव स्वरूप वस्त्र के निर्देशन में किए थे। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है 1926 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की गई। ठीक, नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, अगला चुनोदरो। चुनोदरो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो चुनोदरो दोनों जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखल दावा बनर्जी ने की। ठीक है, और चुनोदरो की खोज किसने की? अनिस्ट मैके ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा जो है घरघर नदी किनारे है, घरघर नदी किनारे हैं, और इसकी खोज बीबी लाल एवं बी के थापर ने किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोठेदार जी, ये सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद खान ने इसका खोज किया था। अब कहाँ ये वर्तमान में है, आप इस पहले सेक्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रंगपुर जो भादर नदी किनारे है, एस आर राव ने खोज किया था। रोपड़ जो सतलज नदी किनारे हैं, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, जो अभी हमारा जो है पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट लोथल जो भगवा नदी किनारे हैं, एस आर राव ने 1955 में किया था ना, 1955 में किया था। ठीक है, आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे हैं। चलिए आगे देखते हैं सुटकोटदारो दास नदी किनारे हैं। सुटकोटदारो दास नदी किनारे हैं। चलिए बनावली देखते हैं। खोज जो है सुटकोटदारो खोज कौन किया था? तो आर एल स्टेइन ने किया था। बनावली कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ था। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। धोलावीरा इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, गुजरात के कोस्ट में है धोलावीरा, इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, इसकी लिपि हम देखेंगे हरिपाई लिपि, लगभग 64 मूल चिन्ह थे। ठीक है, चित्र थे, ये इनसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस लिपि में सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला, और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जैसे कि हमने बताया अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है, चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, इनकी नेक्स्ट इसकी लिपि पिक्टोग्राफिक एवं चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर और लिखी जाती थी। ठीक है, जैसा कि हमने कहा इसकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी। ठीक है, और दाईं ओर से बाईं ओर था लिखा जाता। इसकी पद्धति जो थी, ठीक है, बुस्टोफेडन कहा गया, जिसे ज़्यादा चित्र जो है युवाकार की तथा यह मछली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सामाजिक जीवन हम देखेंगे। सिंधु घाटी की से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल को सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहर पर अंकित चित्र से पता लगा सकते हैं। आर्थिक जो थी, यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक थी। समाज में विद्वान पुरोहित होता था। ठीक है, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग भी मौजूद हुआ करते थे समाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा साज सज्जा विशेष ध्यान देते थे, जैसे स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ के प्रसाधन मंजूषा मिली हुई है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चुनोदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिंधु सभ्यता में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो है भोजन को ग्रहण करते थे, खाते थे, पीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथेइस्टिक के पूर्व समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के लोग गणित एवं धातु, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। ठीक है, बहुत ही नगरीय जो विकसित नगरीय सभ्यता था। समझिए उस साल, आज समझ लीजिए 500 साल पहले कैसे इन्होंने पूरा पकड़ के रखते थे कि कैसे हम खगोल शास्त्र में, भूगोल शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में इनकी जानकारी रहती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है लोग जो है युद्ध प्रिय कम थे, लेकिन शांति प्रिय ज़्यादा थे उस समय। ठीक है, श्रमिकों की स्थिति आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए राजनीतिक जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं इनका, सिंधु सभ्यता का। हड़प्पइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं था। ठीक है, कोई स्पष्ट ये नहीं था कि राजनीति कैसे होता था। ठीक है, चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह आप जानते हैं गुजरात लोथल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में देश विदेशों में जो व्यापार किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हंटर के अनुसार जो है, हंटर जो है इतिहासकार है, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक होकर जनतात्मक थी। राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था।
मतलब जन जो चाहता था वही हुआ करता था, ठीक है, राजा कोई नहीं हुआ करता था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन था और उससे धर्म की महानता थी, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मध्यवर्गीय थे, ठीक है, जनतात्मक शासन भी था और वो धर्म को महत्ता भी देते थे, ठीक है। चलिए आर्थिक जीवन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था, ठीक है। अधिकतर कृषि हुआ करता था और व्यापार, दोनों एक से महत्वपूर्ण जो है व्यापार। जो उन्नति सिंधु सभ्यता इतनी विकसित का कारण यही था, एक कृषि और उसकी जो है व्यापार, ठीक है। इस काल में अर्थव्यवस्था की शीत कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। जो विदेशों से व्यापार भी किया करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का व्यापार केरल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मेसोपोटामिया, मध्य एशिया में भी मेसोपोटामिया का सभ्यता उस समकालीन था। उस समय में उस मेसोपोटामिया में व्यापार समुद्र के रास्ते किया करते थे, जिसमें आपको साक्ष्य मिलते हैं कि बंदरगाह जो थे लोथल, गुजरात के लोथल से भी बंदरगाह पूरा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। मध्य एशिया में व्यापार किया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो थे, जैसा कि हमने बताया कि लोथल, ठीक है, लोथल, रंगपुर, सुटकोटा और प्रभास पाटन, ये जो 4 थे प्रमुख बंदरगाह थे। सबसे प्रमुख बंदरगाह में लोथल, फिर रंगपुर, सुटकोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खास पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। इस सभ्यता में लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है, सिंडन या सिंडोन कहा है। यहाँ के लोग जो तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित कहीं ना कहीं हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है, ना फावड़ा का ना फाल का मिला है। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी के हलों से ही खेती की में प्रयोग लाते थे, ठीक है, कृषि किया करते थे। यहाँ जो है औजार के रूप में ही लकड़ी को ही अपनाते थे, ठीक है। सिंधु नगरों में कृषि पदार्थों को आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों किनारे बनाए गए थे। मतलब अन्नागार मतलब कृषि जो है कृषि पदार्थों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, ठीक है, इसलिए अन्नागार नदियों किनारे भी बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट। कृषि की उन्नति के साथ पशुपालन का विकास हुआ था। कृषि कार्य एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। देखिए, कृषि के उन्नति के साथ ही पशुपालन भी हुआ करता था, ठीक है। और कृषि कार्य में व्यापार में पशुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पशुओं में कुबर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि होने का अनुमान भी जताया जाता है, ठीक है। गुजरात के निवासी जो है हाथी भी पाला करते थे, ठीक है, क्या पाला करते हैं, हाथी भी पाला करते थे। चलिए नेक्स्ट। देखिए, धार्मिक जीवन इनका देख लेते हैं। धार्मिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। मतलब मानव की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, ठीक है। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि की में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर भी जादू टोने के विश्वास करने तथा जगहों पर मोहरों जैसे चुनौतियों, बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के कारण बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। देखिए, भूत प्रेत का भी उसमें प्रचलन था। इसका मतलब था, जब ताबीज की साक्ष्य मिली है, इसका मतलब भूत प्रेत की भी प्रचलन उसमें हुआ करता था। जादू टोने पे विश्वास किया करते थे, ठीक है। जैसे चुनौतियों में जो है जादू टोने का साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ बलि भी दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट। देखिए, यहाँ के लोग जो मातृ देवी, ठीक है, यहाँ के लोग मातृ देवी, पशुनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपतिनाथ मतलब क्या, शिव जी, पशुपति जिसको शिव को कहते हैं, ठीक है। शिव की पूजा भी उसमें किया करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा किया करते थे। विशाल स्नान का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य की पूजा में हुआ करता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अग्नि वास्तविक की पूजा की जाती थी, अग्नि की भी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सिंधुवासी पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया गया हो कभी ना कभी कि ये जो है पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए इसे मृत्यु के बाद दाह संस्कार 3 तरीके से प्रचलित थे। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान
एवं कलश सावधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर यह लौकिक व्यवहारिक अधिक तथा था, मतलब जो धार्मिक दृष्टिकोण से यह लौकिक एवं व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता आ रहा है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए पतन के कुछ कारण हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन। ठीक है, देखिए पतन में अनेक इतिहासकारों को अनेक मतभेद हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर पतन के जो है कारक है, देखिए विद्वान जो है 3 4 5 विद्वान हैं जो उनका अलग अलग कहना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर देखिए एक नंबर देखिए गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण एवं आर्यों का आक्रमण। इन्होंने कहा है जब आर्य आए, जब ब्राह्मण आए तो इनको आक्रमण के कारण ही इनकी पूरी जो है सभ्यता समाप्त हो गई, मतलब पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव। ये जो है बाढ़ के कारण को बताया गया है, बाढ़ के कारण बताया गया है। जहाँ तक कि आप देखते हैं मोहनजोदड़ो एक मूवी निकली हुई थी, वहाँ भी बाढ़ का कारण दिखाया गया है, मतलब कहीं ना कहीं बाढ़ का भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान जरूर था, पतन होने का कारण जरूर था। ठीक है, तीसरा जो थे अस्टेलस्टाइन और आलमनंद घोष, इनका कहना यह था कि जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, बाढ़ भी आ सकती है या खूब गर्मी भी आ सकती है या फिर अनेक सारी चीज़ें ऐसी आई जिससे सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, SR साहिनी का कहना है भूतात्विक परिवर्तन एवं जल परिवर्तन, मतलब भूकंप से भूतात्विक परिवर्तन, भूकंप आया पूरा घर में समा गया, ऐसा कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट जॉन मार्शल भी कहते हैं इसमें कि जो है प्रशासनिक शिथिलता, मतलब प्रशासनिक शिथिलता धीरे धीरे वो उनकी प्रशासनिक खत्म होती गई और वो पतन की ओर बढ़ते गए। ठीक है, और एक अंतिम जो है KR कैनेडी, ये जो है विद्वान हैं, इतिहासकार है, इन्होंने कहा है प्रकृति आपदा, मलेरिया महामारी से इनकी जो है पतन खत्म हो गई। महामारी आया उस काल में और इनकी पतन हुई, आपदा आ गई, मलेरिया आ गई और महामारी जैसे कुछ भी अलग तरह की बीमारियाँ होते होते ख़त्म हो गई। तो यहाँ तक ही ख़त्म हो गया पूरा जो है पतन हो गया सिंधु सभ्यता का। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन में क्या क्या इनसे प्राप्त हो, क्या क्या हमें मिला है। ठीक है, देखिए चलिए देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में ही निरंतर रही। इसके प्रमुख उदाहरण हैं दशमलव पद्धति का आधारित माप-तोल का प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्था उसमें जो है नगरीय व्यवस्था थी, उसमें ये समाहित रहे। ठीक है, मतलब दशमलव पद्धति का पता चला, माप-तोल की प्रणाली भी थी, नगर नियोजन भी थी, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था भी की गई थी, बहुदेवाद एवं प्रचलन, माता देवी की पूजा भी की जाती थी, प्रकृति पूजा भी की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी, लिंग एवं योनि की पूजा की जाती थी, बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व भी हुआ करता था, स्वास्तित्व चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग भी हुआ करता था, आभूषणों का प्रयोग भी हुआ करता था, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा एवं यज्ञ मोहरों का उपयोग भी हुआ करता था, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि हुआ करता था। सिंधु सभ्यता एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम सिंधु सभ्यता के दिन से हमें पता चलता है कैसे कैसी क्या थी, कहाँ कहाँ पूजा, किस किस देवी देवता की पूजा की जाती थी, क्या क्या हमें इन सभ्यता से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले दिन कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के कारण अभी हम समाप्त करते हैं वीडियो को। अगली बार जो है इंपॉर्टेंट्स कुछ पॉइंट आपको लिखवा देंगे, आप नोट करते जाइएगा, हम इधर से बोलते जाएंगे। ठीक है, जो है आपका आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, और ये जो अभ्यास प्रश्न कुछ 10-15 हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।